मेरा नाम है संतोष सिंह और आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मल्टीबैगर शेयर चुनते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी फंडामेंटली। दोस्तों, महंगाई आजकल चरम सीमा पर है और महंगाई का मुख्य जो कारण है वो एनर्जी के प्राइसेस हैं। और एनर्जी के प्राइसेस क्यों ऊपर बढ़े हुए हैं? क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं। और इन सारी चीज़ों के कारण हमने देखा है कि पावर सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो पावर सेक्टर में अगर देखेंगे तो बीएसई पावर इंडेक्स इन दिनों 86% के करीब बढ़ चुका है और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जहां पर कि 170% की बढ़त देखने को मिली है। तो क्या मौके और भी हो सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है उन दोनों स्टॉक्स का, और वो दो स्टॉक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो सकती है। इन्फ्लेशन, जॉब लॉस और फिर रिसेशन, ये एक विशियस साइकिल है और इस विशियस साइकिल में पूरी दुनिया धीरे धीरे जकड़ती जा रही है। यूके, यूरोपियन नेशंस और यूएस में रिसेशन जैसी बातें चालू हो गई हैं। और इंडिया में इन्फ्लेशन में हमने देखा है कि पीकिंग आउट कुछ पॉइंटर्स दिख रहे हैं कि शायद इंडिया में इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन और रिसेशन फॉर इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें जब इकोनॉमी में होती हों तो स्टॉक मार्केट कहाँ बैठे रह सकते हैं। स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी भी चरम पे है और इस वोलेटिलिटी में निफ्टी पे क्या आउटलुक हो सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। जिस भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो वहाँ की करेंसी का मजबूत होना काफ़ी वाजिब है और करेंसी जब मजबूत होती है तो दूसरे करेंसी पेयर्स के साथ एडजस्टमेंट चालू होता है। यूएसडी को ऐसे हमने देखा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों की ऊंचाइयों पर है। यूएसडी आईएनआर पेयर इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसडी आईएनआर पेयर में क्या होने वाला है, इस चीज़ पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में एक इंटरव्यू के थ्रू हमने मनी9 पे संदीप ग्रोवर के साथ बातचीत की है और इन सारी चीज़ों का खुलासा इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पावर सेक्टर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास और आज हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका मनी9 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू सर। आज हम पावर सेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं और बिजली की रिकॉर्ड मांग के चलते पिछले एक साल में बीएसई पावर इंडेक्स ने 86% और कुछ पावर शेयरों ने तो 170% तक का शानदार रिटर्न दिया है। आपको क्या लगता है सर, जो पावर की मांग है आगे भी बरकरार रहेगी और जो ग्रोथ है इन शेयरों में वो जारी रहेगी? देखिए, मुझको लगता है कि ये दो चीज़ें हैं, जारी तो रहेगी और इसमें दो जो मुख्य फैक्टर हैं, वो पहला फैक्टर अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज है और जिसके कारण कि गर्मी काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है और वो एक फैक्टर है। और दूसरा, चूँकि इंडिया में अब कोविड जैसी सिचुएशन से हम उबर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर पीएलआई स्कीम के थ्रू बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं। मेक इन इंडिया के एंडेवर के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण की पावर डिमांड बढ़ रही है। अगर आप देखें पावर सेक्टर में तो जो पावर जनरेशन रहा है ओवर डिकेड्स तकरीबन 5 से 6% का जनरेशन में ग्रोथ रहा है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही अगर आप देखें तो तकरीबन 8% के करीब रहा है और जून तक जो है पावर के जो जनरेशन है वो 17% के करीब हो चुका है। तो और प्लांट लोड फैक्टर जिसको हम काफ़ी बारीकी से देखते हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 74% आ चुका है, जो कि 60 से 65% तक डिकेड्स में अगर आप एवरेज देखें तो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी है, रहेगा ही अभी एटलीस्ट इन नियर टर्म, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में बढ़ेगी। तो ये दो मुख्य चीज़ें हैं जिसके कारण के लगता है कि आने वाले दिनों में पावर की डिमांड और ज़्यादा। हाल की बड़ी तेजी के बाद क्या अब भी पावर शेयरों में निवेश का मौका बनता है? अगर हाँ, तो क्या थर्मल पावर से जुड़े शेयरों पर ज्यादा फोकस करें या फिर नए जमाने की जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों पर? और अगर ना तो फिर कारण क्या है और कितना रुकना चाहिए अभी इनमें निवेश करने के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है टूवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर एनवायरनमेंट, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है 2030 तक
बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। और दुनिया में भी अगर आप देखें संदीप जी, तो ESG जो फंड है वो एक बहुत बड़ा फंड है, और वो कार्बन फुटप्रिंट जहाँ भी है वहाँ पर वो नहीं आ रहे हैं। और जहाँ पर भी ग्रीन और क्लीन की बात की जा रही है और जो कंपनियां कमिट कर रही हैं ग्रीन और क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए, तो वहाँ पर वो फंड आ रहे हैं। और इसको हमने JSW एनर्जी में आते हुए देखा भी है। और मुझे लग रहा है कि जो कंपनियां कमिट करेंगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है, हेंसफोर्थ जो इंक्रीमेंटल जो चीज़ें भी जुड़ेंगी पावर सेक्टर में, वो रिन्यूएबल की तरफ जुड़ेंगी, न कि थर्मल की तरफ जुड़ेंगी। हाँ, चूंकि पावर क्राइसिस अभी जिस तरह से है, मुझे लगता है कि थर्मल थोड़े दिन तक रहेगा, लेकिन रिन्यूएबल स्पेस रहेगी यहाँ पर आने वाले दिनों में। और उसमें दो कंपनियां मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं रिटर्न रेशियोज के लिहाज से। अगर आप देखें JSW एनर्जी, जिसका कि तकरीबन 10 गीगावाट अभी जो है इनका जनरेशन है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक मित्रा बोल की कंपनी थी, उसको एक्वायर किया है। 1775 मेगावाट प्लांट है। और इसमें अगर आप देखें मिक्सचर ऑफ थर्मल और रिन्यूएबल का, तो तकरीबन 60 to 65% अब जो है कंपनी बता रही है कि इनका रिन्यूएबल पे फोकस होगा। और वहीं पर टाटा पावर एक कंपनी है जहां पर कि निवेश किया जा सकता है, वहां पर 40 से 45% की बात कर रहे हैं कि वो रिन्यूएबल की तरफ उनका फोकस है। और आने वाले दिनों में जैसा कि EPC कॉन्ट्रैक्ट में भी टाटा पावर काम करती है, सोलर पैनल कॉन्ट्रैक्ट EPC के बनाती है कंपनी, तो वहां पर भी जिस तरह से सारी चीजें पैक्ड हैं, मुझे लग रहा है कि ये दो कंपनियां आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। और रिटर्न रेशियोज वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पर लें, या फिर यहाँ से कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो इसमें जगह बनानी चाहिए। ओवरऑल अगर हम मार्केट्स की ओर मूव करें तो अमेरिका, यूके जैसी कई विकसित देशों में महंगाई चरम पर है। दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से दुनिया में मंदी की चिंता गहरा रही है। ऐसे में इसका भारतीय शेयर बाजार पर कैसा असर हो सकता है, क्योंकि RBI गवर्नर ने तो कह दिया है कि भारत में महंगाई पीक आउट हो चुकी है और अगले 2 साल में हो सकता है कि जो इनका मीडियन टारगेट है 4% का, शायद उसके नीचे भी आ जाए। तो ऐसे में भारतीय निवेशकों को कितनी चिंता करनी चाहिए और अपनी जो रणनीति है वो कैसे बनानी चाहिए बाजार में? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको देखना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है वो किस तरह से मूव हो रहा है, और जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं टूवर्ड्स द इन्फ्लेशन या फिर हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम की तरफ, तो उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं उसमें मोस्टली एनर्जी प्राइजेज हैं। एनर्जी प्राइजेज में काफ़ी बड़ा उछाल देखा था हमने, और क्रूड ऑयल लेकिन पीक से काफ़ी ज़्यादा गिरा है, मोर देन 20-25% के करीब हमने करेक्शन देखा है। लेकिन गैस के प्राइस, नेचुरल गैस के प्राइस अभी भी सरदर्द का कारण बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हो सकती है कि अब बेस मेटल्स जो अगर देख लें तो वहाँ पर भी हमने एक कूल ऑफ दिखा है। तो केवल और केवल एनर्जी प्राइसेस में वो भी गैस, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इस चीज़ पर नज़र रखें, और उसमें अगर कोई कूल ऑफ होता है तो मुझे लगता है कि दुनिया में फिर से एक तेज़ी आ सकती है सारे मार्केट में। और जहाँ तक इंडिया की बात है और RBI गवर्नर की बात है, तो देखें कि यहाँ पर जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, रेनफॉल की अगर हम बात कर लें तो रेनफॉल अगर देखें इंडिया में, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में 9% के करीब ओवरऑल अभी तक अबव एवरेज रेनफॉल है। लेकिन जो चिंता है वो पैडी रीजन में है, क्योंकि चावल जो है वो एक स्टेपल फूड की तरह है, सारे लोग खाते हैं। और उस रीजन में जैसा कि आप देख लें वेस्ट बंगाल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, वहाँ तक ये जो बेल्ट है पैडी ग्रोइंग रीजन है। और यहाँ पर तकरीबन मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें कि 35 से 45% तक डेफिसिट है रेनफॉल में, जो कि फिर से किक इन कर सकता है कि हमारे इन्फ्लेशन, या फिर अगर आज के ही दाम देख लें अगर मार्केट में, तो तकरीबन 15 से 20% का इजाफा हमको चावल के दामों में बढ़ते हुए देखा है। तो ये एक फैक्टर है जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। और ये जहाँ भी कूल ऑफ होते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका होगा और यहाँ से मार्केट काफ़ी बढ़ सकते हैं। सर, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में निफ्टी मोर और लेस एक रेंज बाउंड ही रहा है। 17,150 ऑन द डाउन साइड, मैं पिछले 1 महीने के आंकड़े देख रहा था, और ऑन द हायर साइड 18,000। ये एक रेंज बन गई है निफ्टी की, जिसके बीच में हमने कारोबार होता हुआ देखा है। अब अगर हम अगले 3 से 4 महीनों की बात करें तो बाजार किस करवट जा सकता है, और निफ्टी के लिए कौन से स्तर हैं जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे? देखिए, मुझे जो लगता है कि मार्केट जिस तरह से स्केप्टिक था कि शायद जून क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, सारे इनपुट कॉस्ट या इनपुट मटेरियल्स
सारे कॉस्ट बढ़े हुए थे और मार्केट को इस बात की चिंता थी कि शायद अर्निंग्स इस बार बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड होगी, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं है क्योंकि रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखा है। केवल और केवल ऑपरेटिंग मार्जिन कह लें या एबिटा मार्जिन में हमने हिट देखा है, क्योंकि जैसा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के दाम बढ़े हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से लॉन्गर टर्म की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कूल ऑफ हों। क्रूड ऑयल कूल ऑफ हो चुका है, गैस के प्राइसेस केवल रह गए हैं, सीजनलिटी जैसे कि आपके फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें 1 और 2 क्वार्टर फिनोमेना हो सकती हैं और मार्केट भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और आप देखें निचले स्तरों से जो कि अभी इस मंदी में हम 15,200 तक बिके थे, वहाँ से काफ़ी अच्छा उछाल हमने देखा है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए और टेक्निकल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 17,200 या 17,000 तक एक बेस हो सकता है जहां पर कि एक अच्छा लिवाली का मौका होगा, और वहीं पर 18,200 और ये जो रेंज है तकरीबन 1000 पॉइंट की रेंज 1 से 2 महीने के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में रहेगी। 18,200 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हो सकता है कि नई हाई को चैलेंज कर दे मार्केट, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इस रेंज में हैं। अच्छा सर, वापस अगर हम महंगाई की ओर लौटें तो अगर भारत में महंगाई पीक आउट हो चुकी है जैसा आरबीआई गवर्नर कह भी रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई रेपो रेट में और कितनी बढ़ोतरी कर सकता है, यानी कि जो टर्मिनल रेट, यानी कि कहां तक जाके जो रेपो रेट की एंडिंग रेट है वो आप देख रहे हैं, और उस लिहाज से फिर बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ डेटास को ध्यान रखें, जैसे कि आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करता है, और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन 7.8% हाई हुए थे, और उसके बाद लगातार 2 महीनों में हमने देखा है कि 7 और 6.7 हो चुके हैं, और जिसके कारण कि आरबीआई को लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं शायद पीक आउट हो गई हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी पैडी जो है वहाँ पर डेफिसिट है, पैडी रीजन में हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा अभी हो तो कुछ दिनों तक शायद ये चले, लेकिन इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट के लिए हमेशा वो देखते हैं कि मेरा रेपो रेट कितना है, और रेपो रेट अभी आप देखेंगे तो 5.4 के करीब है, इन्फ्लेशन 6.7 है। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें और कुछ एवरेज आउट करें तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25 से 40 बेसिस पॉइंट हो सकता है कि अगर स्टेबली इन्फ्लेशन इस जगह पे रहता है तो 25 से 40 बेसिस पॉइंट और रेपो रेट में इजाफा हम आते हुए देख सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर व्यू है इन्फ्लेशन पे और इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन सर, एक और दिक्कत की जो बात है वो है डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आ रही है उसके चलते जो भारतीय रुपया है उसके साथ साथ जो दुनिया भर की करेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं। भले ही इसमें उभरते बाजारों की करेंसीज में भारतीय रुपये की स्थिति सबसे मजबूत रही है, वो उतना नहीं गिरा है जितना बाकी करेंसीज गिरी हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो विदेशियों की खरीदारी शुरू हुई है अगस्त महीने में, जो इतने भारी भरकम उन्होंने खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं, क्या वो जारी रहेगी और उससे क्या रुपये को सपोर्ट भी मिलता रहेगा? रुपये को लेकर आपका क्या रेंज का एक्सपेक्टेशन है सर 1 से 2 महीने की अगर हम बात करें? देखिए, जो यूएसडी आईएनआर पेयर है, हम करेंसी को हमेशा पेयर के रूप में देखते हैं कि 2 कंट्रीज का ये पेयर है, यूएस का और इंडिया का, और ये पेयर डिपेंड होता है कि दोनों की इकोनॉमीज, वहाँ के इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज, इन सारी चीज़ों को देखकर, और जैसे डॉलर इंडेक्स है पेग्ड है बड़ी बड़ी जितनी भी यूरोपियन कह लें, जो यूरो है या फिर जीबीपी है उसको लेके बना हुआ है। तो सबसे पहला जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ यूएस में बढ़ना चालू हुआ, और उसके बाद दूसरी इकोनॉमीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। अब जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो सारी करेंसीज जो है एक दूसरे से एडजस्टमेंट करने लगी। मुझे लगता है कि इंडिया की अगर जहाँ तक बात है वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चूँकि ग्रोथ है इंडिया में, और ग्रोथ के लिए सारा कैपिटल ग्रोथ जो है में मुझे लगता है कि इंडिया में आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स, और उसके लिए डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, या डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनियों में विदेशियों के द्वारा होती है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कि रुपए की डिमांड हो सकती है आने वाले दिनों में रहे। केवल जो कह लें कि थोड़े दिन का जो इन्वायरमेंट्स है वो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट सिनेरियो है, और ये दोनों इकोनॉमीज पे डिपेंड करता है कि दोनों सेंट्रल बैंकर कैसे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन ब्रॉडर अगर कह लें तो इकोनॉमी की ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी होगी, और हमारी कह लें जीएसटी कलेक्शन या जीडीपी ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहा है इन दोनों, जिसके कारण कि हमारा रुपया काफ़ी रिजिलियंट रहा है देन अदर करेंसीज।
मुझे लगता है कि ब्रॉडली रेंज यहाँ से होना चाहिए एटलीस्ट 1 to 2 मंथ, वो 80 रुपये ऊपर में और 78 रुपीज़ के करीब नीचे में, ये 2 रुपये के रेंज में फॉर द टाइम बीइंग ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल हमें बेंगलुरु से सौरभ मिश्रा जी ने ईमेल के जरिए भेजा है। वह 28 साल के एक IT प्रोफेशनल हैं। उन्होंने शेयर बाजार में निवेश शुरू किया है और वह जानना चाहते हैं कि ऐसे अंडरवैल्यूड शेयरों की पहचान का तरीका क्या हो सकता है जिनमें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, अंडरवैल्यूड किसको कहते हैं, मतलब रिलेटिव सेंस में हम अंडरवैल्यूड कहते हैं। और दूसरी चीज़ एक्सपेंशन, हमेशा ध्यान रखें आपकी कंपनियां का जो एक्सपेंशन प्लान है वो किस तरह का है, कंपनियां किस तरह से एक्सपेंशन या ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाल रही हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ब्रॉडली अगर देखें तो सेक्टर किस तरह से है, सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं है, सेक्टर में गवर्नमेंट का रेगुलेशन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होगा कंपनियां कम प्रॉफिट कमाती हैं, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बन सकते हैं। उनके अंदर जो मार्केट स्ट्रक्चर को देख लें आप कि जिन भी सेक्टर में कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, कंपटीशन कैसा है। दूसरी चीज़ सबसे और बहुत अहम चीज़ जो होती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनियां जो काम कर रही हैं उसमें कितना मार्जिन वो कमा पाती हैं। उसके बाद आप देखें कि रिटर्न रेशियोज कैसे होने चाहिए कंपनी के। तो जो हम लोग देखते हैं मोस्टली कि तकरीबन जो है 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि 15% के ऊपर अगर कंपनी कमा रही है, इसका मतलब है कि कंपनी एफिशिएंट है। और फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा है तो ऐसी कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। और ध्यान रहे कि मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखें, क्योंकि जो सारथी है अगर वो अच्छा होगा तभी जो है सारी चीज़ें फलीभूत होती हैं, फ्रक्टिफाई होती हैं। तो मैनेजमेंट को भी देख लें कि मैनेजमेंट की पेडिग्री कैसी है, इनके रिकॉर्ड्स देख लें, गूगल कर लें, थोड़ा इनके मैनेजमेंट के बारे में जानें कि कोई जो है रेड फ्लैग तो नहीं है मैनेजमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू।